दोस्तों मैं हूं आकांक्षा सुकीर्ति। तो स्वागत है आपका सुकीर्ति क्लासेस में। तो आज जो यूपीएससी का पेपर हुआ है उसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका विस्तार से हम लोग डिस्कशन देखेंगे। तो इसी के साथ बिना किसी देरी से हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि भारतीय राज्यों के संदर्भ में थोड़ा ये ज्योग्राफी से भी मैच कर रहा है, पॉलिटी से भी मैच कर रहा है। मैंने इसको यहीं पे डील कर लिया है। इसमें दे रखा है कि भारतीय राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। सही नहीं पे ध्यान देना। अब दे रखा है कि उत्तर प्रदेश सबसे अधिक संख्या में अन्य भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो ये तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो इसका हिस्सा ही नहीं होगा। तो इसमें ए और बी रॉन्ग हो जाएगा। अब सी और डी में हम लोग देख लेते हैं। सेकंड दे रखा है कि सभी भारतीय राज्यों में से राजस्थान सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अब राजस्थान नहीं है, इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। वो सबसे लंबी सीमा साझा करता है, लगभग 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा, जो बांग्लादेश से साझा कर रहा है। वहीं राजस्थान का अगर देखा जाए पाकिस्तान से तो लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास का है, जस्ट डबल का अंतर है। अब तीसरा तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, मतलब हमारे आंसर के अकॉर्डिंग यही सेकंड तो पार्ट हो जाएगा। अब बिना थर्ड वाला भी हम लोग देख लेते हैं। थर्ड को वैसे देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड वाले को लेना है तो यही लेना पड़ेगा, लेकिन देख लेते हैं। चलो, इसमें दे रखा है सिक्किम एकमात्र राज्य है जो केवल एक अन्य भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो सिक्किम ही नहीं, इसके साथ मेघालय है। मेघालय जो है वो असम के साथ, और सिक्किम है जो पश्चिम बंगाल के साथ। तो एकमात्र तो नहीं कहेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो किसी गाथा से कम नहीं है, पूरी गाथा दे रखी है यूपीएससी ने। इसमें दे रखा है कि जो एक्स है, एक्स के बारे में दे रखा है कि एक्स भारत के संविधान के भाग जो एक्स है, एक्स भारत के संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 13 में यथा उपबंधित विधि शब्द के अर्थ पर एक संगोष्ठी को संबोधित कर रहा था। तो एक्स ने स्पष्ट किया कि भारत के संविधान में विधि शब्द का अर्थ अत्यधिक व्यापक है और इसमें अध्यादेश, आदेश, नियम और विनियम भी सम्मिलित है। और वहीं वाई जो है, वाई ध्यान दिला रहा है कि अनुच्छेद 13 में विधि शब्द के अंतर्गत भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाली रूढ़ि या प्रथा भी सम्मिलित है, जिससे जो है एक्स सहमत नहीं है। अब कहा गया है कि उपयुक्त के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही निष्कर्षों को चुनिए। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो अनुच्छेद 13 में जितनी भी विधियाँ हैं, अब उसमें रूढ़ि और प्रथा भी शामिल है। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि रूढ़ि प्रथा वहीं तक शामिल है कि हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन ना हो, मतलब जिन रूढ़ियों से मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा होगा उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। तो इस वजह से इसका जो स्टेटमेंट दे रखा था, ये डी पार्ट जो दे रखा है डी, केवल वाई का विचार सही है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर हम वही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर दे रखा है कि भारत के संविधान के संदर्भ पे कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें दे रखा है कि जो हम लोग संविधान का भाग 20वां देखते हैं, 20th, उसमें 3 आर्टिकल दे रखे हैं, 393, 94, 95, उन्हीं तीनों को दे दिया है। अब भारत के संविधान में ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं है जो ये निर्दिष्ट करता हो कि भारत के संविधान को आधिकारिक रूप से भारत का संविधान कहा जाए। तो ये अनुच्छेद 393 में दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर अगला दे रखा है भारत के संविधान में ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं है जो यह भी निर्दिष्ट करता हो कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और भारत सरकार अधिनियम 1935 को निरसित किया गया। तो यह अनुच्छेद 395 में दे रखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर वहीं अगला जो पॉइंट दे रखा है 3rd नंबर वाला, इसमें कहा गया कि भारत के संविधान में ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं जिसमें भारतीय संविधान के प्रारंभ होने की तिथि 26 जनवरी 1950 का उल्लेख हो। तो ये हमारा दे रखा है 394 में, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो तीनों आर्टिकल दे रखे हुए हैं, 393 एक दे रखा है 393 वाला, 394 और 395। तो तीनों के अनुच्छेद दे रखे हैं, यहाँ दे रखा है कि अनुच्छेद नहीं है, तो तीनों गलत हो जाएंगे। तो इसका आंसर जो है कि बी पार्ट, जो ये दे रखा है बी पार्ट, कि कोई भी कथन सही नहीं है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला कथन जो दे रखा है कि भारत में दिव्यांगजनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें दे रखा है कि भारत की संसद द्वारा वर्ष 2018 में, अब यहाँ पर एक टर्म दे दिया, 2018 नहीं है, 2016 में है, पारित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम शिक्षा और नियोजन में आरक्षण अनिवार्य करता और पहुँच विभेद न करने को सुनिश्चित करने के सरकार के विधिक कर्तव्य को स्थापित करता है। अब यहाँ पर इसी के आधार पर हम लोग देख लेते हैं कि इसके जो ऑप्शन पे चले जाते हैं, पहले ऑप्शन में जाते हैं ताकि ये क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में आप अगर 1 को एलिमिनेट कर दो,
1 को एलिमिनेट करोगे तो 3 ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे, ये और ये। इसका आंसर अपने आप सेकंड पार्ट आ जाएगा, तो बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भारत में अनुसूचित जाति और जनजातियों से संबंधित उपबंधों के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दे रखा है कि भारत के संविधान की अनुसूची 5 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में उपबंध दिया गया। अब अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र को लेकर दे दें तो अनुसूची 5 और जो 6 दे रखी, इन्हीं दोनों में दे रखा है। तो इसमें जो ये 4 राज्य हैं, ये 4 राज्य अनुसूची 6 में दे रखे हैं, यहाँ दे रखा है 5, और बाकी जो अन्य राज्यों में अनुसूचित जाति वाला जनजाति वाला जो क्षेत्र है वो अनुसूची 5 में दे रखा है, तो हमारा गलत हो जाएगा। अब इसमें दे रखा है पहला जो पोर्शन है हमारा वो गलत हो गया, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, भारत की कुछ जनजातियाँ कतिपय आय पर आयकर के भुगतान से छूट का दावा करने के हकदार हैं, तो ये बिल्कुल सही है हमारा। अगला दे रखा है कि भारत के संविधान में अनुसूचित जाति जनजातियों की स्त्रियों के लिए पंचायतों में स्थानों का आरक्षण का उपबंध है, जो आर्टिकल 243D का 3rd पार्ट जो हमारा कहता है वो महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है, तो ये भी दे रखा हुआ है, ये दोनों सही हो जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन में जहाँ दे रखा है कि हाँ पहला दे रखा था कि दोनों कथन सही जिसमें 2 सम्मिलित है, तो यही हो जाएगा, क्योंकि बाकी आप देखेंगे पहला और तीसरा, पहला तो हम लोग गलत कर चुके थे, केवल एक कथन सही है, तो ये भी नहीं होगा, सभी कथन सही है, ये भी नहीं होगा, तो इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा, क्योंकि दो स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है भारत की संसद में सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के संबंध में दे रखा है। तो अब मेन दे रखा है तारांकित, अतारांकित। अब यहाँ पर होता है अतारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न है जिस पर कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है। अब मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर कोई मौखिक उत्तर दे रहा होगा तो इसमें स्टार लगा देगा ताकि वो उस पर फोकस कर सके। तो स्टार वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनका मौखिक उत्तर देना होता है, अनस्टार्ड वाले वो रिटन फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट दे रखा है, अतारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न है जिस पर कोई सदस्य मौखिक उत्तर देता है, तो मौखिक नहीं होगा, लिखित होगा, तो ये गलत हो गया। तारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिस पर कोई सदस्य लिखित उत्तर देता है, तो इसका मौखिक उत्तर देता है, तो ये भी गलत हो गया। अब किसी अतारांकित मतलब जो रिटन फॉर्म में आंसर देना है उस पर अनुपूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जब किसी सदस्य ने लिखित फॉर्म में उत्तर जानना चाहा है या अतारांकित प्रश्न के रूप में कोई प्रश्न रखा है तो उस पर पूरा क्वेश्चन पूछना संभव ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसके तीनों स्टेटमेंट गलत हो गए। तो इसमें कहाँ दे रखा है, इसमें ये दे रखा है कि कोई भी कथन सही नहीं है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है वो ये दे रखा है कि भारत की संसद की अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति जो है के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। संसद की अनुसूचित जाति जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के बारे में विचार करना है। पहला दे रखा है, यद्यपि इस समिति के सदस्यों को संसद के दोनों सदनों से निर्वाचित किया जाता है, ठीक है, तथापि राज्यसभा के सभापति, अब राज्यसभा का सभापति समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, राज्यसभा नहीं, यहाँ पर है, यहाँ पर लोकसभा का जो सभापति होता है वो नियुक्ति करता है, ना कि राज्यसभा का, तो ये गलत हो जाएगा। फिर दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है कि राज्यसभा के 20, अब इसमें उल्टा दे रखा है, राज्यसभा में नहीं, राज्यसभा में 10 रहते हैं और लोकसभा में 20 रहेंगे, तो उल्टा दे रखा है, ये गलत हो गया कि राज्यसभा द्वारा 20 सदस्यों और लोकसभा द्वारा 10 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। अब तीसरा दे रखा है, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के अतिरिक्त कोई अन्य मंत्री समिति का सदस्य होने का पात्र नहीं है, तो ये भी गलत दे रखा है कि उसके अलावा कि कोई और मंत्री पात्र ही नहीं बन सकता है। अगला जो दे रखा है, अगला स्टेटमेंट अगला चला है, तीनों गलत निकल गए हैं। फिर अगला दे रखा है कि सदस्यों को उनके पद ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष तक नियत पदावधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। अब जो ये समिति है वही पूरी 1 साल के लिए गठित की जाती है, तो उनके जो सदस्य हैं वो 2 साल तक कैसे काम कर सकते हैं, तो ये चारों स्टेटमेंट गलत हो गए। तो इसका जो आंसर है हमारा कि कोई भी कथन सही नहीं है, ये हो जाएगा डी पार्ट। तो इसी के साथ जितने भी क्वेश्चन थे हमने पॉलिटी के डिस्कस कर लिए हैं, और तो उम्मीद है कि आपको पूरा डिस्कशन समझ में आया होगा। और किसी भी तरीके की क्वेरीज़ हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और किसी भी तरीके का नया यूनिक वीडियो जो सिविल तैयारी से संबंधित वीडियो हो आप बताइएगा, टॉपिक बता दीजिएगा, उस पर आपको वीडियो अवेलेबल करा दिया जाएगा। साथ ही एक विनम्र निवेदन है आप सभी
दर्शकों से, जो भी इसको देख रहा है वीडियो को, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करे और देखने के साथ साथ प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। एक अच्छी खासी टीम है जिसको आपके सपोर्ट से ही मोटिवेशन मिलता है। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ। धन्यवाद।